मार्क्स के अनुसार रोम एवं यूनान किस प्रकार के समाज के उदाहरण हैं? तो दोस्तों प्राचीन समाज के उदाहरण है। किसने समाजों को परिस्थिति एवं अनुबंध में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों हेनरी मैन ने अनुबंध में वर्गीकृत किया है। फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों सर हेनरी मैन ने फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी है। किसी आधुनिक कानूनी नरविज्ञान, कानूनी इतिहास तथा कानून के समाजशास्त्र के अग्रदूतों में से एक माना जाता है? तो दोस्तों हेनरी मैन को इनमें से एक माना जाता है। किसने हीगल को खुले समाज का प्रधान शत्रु कहा है? तो दोस्तों कार्ल पॉपर को खुले समाज का प्रधान शत्रु कहा है। किसने समाज को जनजातियों खुले में विभाजित किया? तो दोस्तों कार्ल पॉपर ने जनजातियों खुले में विभाजित किया है। किस प्रकार के समाज में व्यक्ति व्यक्तिगत निर्णयों का सामना करते हैं? तो दोस्तों खुले समाज में व्यक्ति व्यक्तिगत निर्णयों का सामना करते हैं। कार्ल पॉपर कौन था? तो दोस्तों ये एक ऑस्ट्रेलियाई ब्रिटिश दार्शनिक था। बोटोमोर के अनुसार समाजों के अधिकांश वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों समाजों का अधिकांश वर्गीकरण का आधार जो होता है वो उद विकास होता है। किसने समाज के संस्थाओं की व्याख्या सामाजिक समूहों की संख्या व उनके स्वरूप तथा महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों की प्रकृति के आधार पर नवीन वर्गीकरण की आवश्यकता रेखांकित की है? तो दोस्तों टीवी बोटोमोर ने नवीन वर्गीकरण को रेखांकित किया है। समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑगस्ट काम्ट जो समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो दोस्तों ये फ्रांस में हुआ था। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1838 में प्रयोग किया गया था। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा वस्तुओं को उनकी समानताओं एवं गुणों के आधार पर समूहों एवं वर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है? तो दोस्तों उसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों जब भी हम किसी चीज़ का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें तथ्यों की प्रकृति स्पष्ट करना, तथ्यों को अधिक बोधगम्यता बनाना, तथ्यों के विश्लेषण में सहायता देना। तो दोस्तों ये सभी इसके आंसर हैं। किसने कहा है कि वर्गीकरण अनिवार्य रूप से वस्तुओं को उनकी समान वस्तुओं के आधार पर एक साथ रखने का एक प्रकार है ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके? तो दोस्तों पीटर एच मन के द्वारा वर्गीकरण स्थापित मानदंडों के अनुसार समूहों या श्रेणियों में व्यवस्थित करने की परिपाटी है। तो दोस्तों ये सही है। वर्गीकरण किसका एक चरण है? तो ये सामाजिक अनुसंधान का एक चरण है। कौन सा समाजशास्त्र में वर्गीकरण का एक आधार है? तो दोस्तों समानता और सादृश्यता ये दोनों समाजशास्त्र में वर्गीकरण का एक आधार है। इनके बिना वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। वर्गीकरण के उस प्रकार को क्या नाम दिया जाता है जो क्षेत्र अथवा स्थान पर आधारित होता है? तो दोस्तों उसे भौगोलिक नाम दिया जाता है। जनसंख्या के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण कहलाता है। तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर राज्यों का जो वर्गीकरण कहलाएगा वो भौगोलिक वर्गीकरण कहलाएगा। किसी नगर की जनसंख्या को पुरुषों या महिला में वर्गीकृत करना किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों ये द्वैत वर्गीकरण और बहुगुणी वर्गीकरण होता है। तो दोस्तों ए और बी इनमें दोनों सही है। भौगोलिक वर्गीकरण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्षेत्रीय वर्गीकरण भी कहते हैं इसे या स्थानीय वर्गीकरण भी कहते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों ही है। वह कौन सा वर्गीकरण है जो संकलित सामग्री के घटित होने वाले समय पर आधारित होता है? तो दोस्तों वो काल क्रमबद्ध संकलित सामग्री है जो सामग्री के घटित होने पर आधारित होता है। वह कौन सा वर्गीकरण है जो किसी विशेष वर्णनात्मक गुण पर आधारित होता है? तो दोस्तों वह गुणात्मक वर्गीकरण है। छात्रों का अंकों के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार के वर्गीकरण का उदाहरण था? दोस्तों गणनात्मक वर्गीकरण होता है। कौन सी एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता है? तो स्पष्टता, स्थायित्वता, उपयुक्तता ये सभी वर्गीकरण की विशेषता है। वर्गीकरण सामग्री को वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध करता है। यह कथन है बिल्कुल सही, सत्य है दोस्तों। वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसमें सहायक है? तो तथ्यों की तुलना, सरल विश्लेषण, सामग्री की विश्वसनीयता। तो ये सभी अनुसंधान में संकलित सामग्री की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों अपक्व, असंगठित होती है। सामान्य लक्षणों के आधार पर वस्तुओं अथवा तत्वों को नाम देने की व्यवस्था है तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है।
दुर्कheim के अनुसार सामाजिक स्वरूपशास्त्र का संबंध किससे है? तो सामाजिक तथ्यों की रचना, सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण। इमाइल दुर्कheim की राष्ट्रीयता क्या थी? तो दोस्तों इमाइल दुर्कheim की जो राष्ट्रीयता थी वो फ्रांसीसी थी। जाते ही रखा मिलेगा, पसंद याद रखियो। इमाइल दुर्कheim का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इमाइल दुर्कheim का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक इमाइल दुर्कheim है। किसने समाजशास्त्र को अनिवार्यतः सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था? दोस्तों यह इमाइल दुर्कheim ने परिभाषित किया है। इमाइल दुर्कheim की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इमाइल दुर्कheim की प्रथम पुस्तक है। दुर्कheim के समाज के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो दोस्तों सामाजिक एकता इसके समाज के वर्गीकरण का आधार है। यांत्रिक एकता का क्या आधार है? तो दोस्तों एक रूपता, समानता यांत्रिक एकता का आधार है। सावयविक एकता का आधार क्या है? तो दोस्तों समरूपता सावयविक एकता का आधार होता है। आदिम समाजों में किस प्रकार का सामाजिक एकीकरण पाया जाता है? तो दोस्तों आदिम समाजों में यांत्रिक और सावयविक ये दोनों प्रकार का एकीकरण पाया जाता है। प्राचीन समाजों का लक्षण किस प्रकार का कानून है? तो दोस्तों दमनकारी कानून होता है और सतीपूर्वक। तो दोस्तों इसमें भी ए भी सही है और बी भी सही है। आधुनिक समाजों का लक्षण किस प्रकार का कानून है? तो दोस्तों आदिम समाजों का लक्षण होता है वो क्षतिपूर्वक होता है। सामूहिक चेतना किस प्रकार के समाज का लक्षण है? तो दोस्तों सामूहिक चेतना प्राचीन समाज का लक्षण है। प्राचीन समाजों में सामूहिक एकीकरण का क्या लक्षण है? तो दोस्तों उच्च परिमाण, उच्च तीव्रता, निरपेक्ष सामूहिक एकता, ये सभी। कौन सा सामाजिक तथ्य का